जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू माय अनदर क्लास। ये हमारी क्लास नंबर 8 होने वाली है। तो हम पिछले 7 क्लासों में बहुत अच्छे से कवर किया है कि एसएससी रेलवे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने नियम बनाए, कब नियम कौन सा आया, कितना लालच दिया इंडिया को, कितने नियम बनाती गई और राज करती गई। सारी बातों का हम डिस्कशन पिछले पीडीएफ में कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से बात किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें समझा है। और एक बार अगर इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर पढ़ें। कहीं भी अगर पॉलिटी पढ़े हैं लेकिन इस तरीके से पीडीएफ के द्वारा आपको नहीं समझाई गई होंगी। यह एआई जनरेटेड पीडीएफ सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है। यह लूसेंट एंड नवीन सर की मिक्सचर पढ़ाई जा रही है। ज़्यादातर इसमें नवीन सर की मिलाया गया मटेरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 की डफरिन स्कीम कहलाती है। तो ये जितने भी मतलब स्कीम पूछी गई हैं, एनटीपीसी में पूछी गया था कि डफरिन स्कीम कब की कहलाती है, तो 1892 की। आप पीवाईक्यू लगाएंगे और उन पर एनालिसिस करेंगे, पक्का जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ A to Z पीवाईक्यू में मिलेगा। लास्ट लास्ट 7-8 साल का सब कुछ मिलेगा। ये नवीन भैया की नोट्स का एआई जनरेटेड पीडीएफ है और बहुत अच्छे तरीके से इसे वीडियो के द्वारा कवर किया जा रहा है। जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा आपको पीडीएफ ऐसे ही मिले जाएगी। ठीक, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो डफरिन स्कीम कौन सी कहलाती है? 1892। 1892 वाली जो भारत परिषद अधिनियम आता है उसे डफरिन स्कीम कहते हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण है। विधान परिषद केंद्र एवं प्रांत में होंगे। जो केंद्र और प्रांत में दो भागों में बांट दिया गया। जो विधान परिषद की केंद्र में होंगे एंड प्रांतों में होंगे। प्रांत जैसे आज के समय में बात की जाए प्रांत की राज्य, इस तरीके से उन्हें प्रांत तब कहते थे होंगे। ठीक, और 10 से 16 कर दी गई। जो प्रांतों में जो विधान परिषद है उनकी संख्या 10 से 16 कर दी गई। ठीक, प्रथम बार निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, मतलब गैर सरकारी सदस्य। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता था कि उन्हीं के सदस्य होते थे, वही लोग तुरंत चुनाव में अपने आप को मतदान कर देते थे और खुद ही बन जाते थे। लेकिन प्रथम बार निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि निर्वाचन प्रथम बार अप्रत्यक्ष रूप से कब हुआ। तब कब हुआ? 1992, 1892, सॉरी 1892 में हुआ। ठीक, गैर सरकारी सदस्य लोग इससे चुने गए, मतलब जो आदमी हैं सभी लोग टैक्स देते हैं, वो सभी मतदान करेंगे। यह था अप गैर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। और पहले क्या होता था कि जो सरकारी सदस्य होते थे उन्हीं के सदस्य और वही चुनाव में मतदान करते थे, तो वही तुरंत अपने आप को चुन लेते थे। वही अपने आप को और उनके सदस्य वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, विधान परिषद, उन्हें अपने आप को चुन लेते थे। पहली बार बजट पर बहस, मतलब पैसा और रुपए की किसी भी चीज के बारे में पूछताछ की जो शक्ति दी गई, वो कब दी गई? बहस कब दी गई? 1892 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट पर बहस, यहाँ पर बजट है, ता नहीं है, ता है, बजट पर बहस प्रश्न पूछने की शक्ति कब दी गई? 1892 में पहली बार ऐसा हुआ कि पैसा वित्त कहाँ खर्च हो रहा है, कैसा हो रहा है, इस पर बहस हो सकता है, यह दिया गया। ठीक, जो संविधान नगर पालिका जो था वो जवाब दे, अभी बहस प्रश्न पूछ सकते थे, यह बात लागू हुई थी, लेकिन वह जवाब दे यह जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं किया गया था कि यह जवाब दे। अगर बजट पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस बजट पे कहाँ खर्चा हुआ, कितने का आगे चल के क्या प्लान है, इस बात का जवाब दे, ये जरूरी नहीं था। ठीक, सिर्फ प्रश्न पूछा जा सकता था, मन चाहे तो जवाब दे, न चाहे तो न जवाब दे। ऐसी अभी नीतियां चल रही थी भारत परिषद अधिनियम में। ठीक, आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया। मार्ले मिंटो सुधार ये यहाँ पे है, आप इसे गौर करिए और इसे मार्क कर लीजिए कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मार्ले मिंटो सुधार। तो इसे जरूर
मार्ले कौन थे? सचिव थे। यहाँ पे सचिन लिखा हुआ है, गलत है, भारत सचिव थे। मार्ले, ठीक, भारत सचिव थे, ठीक। मार्ले में सुधार आया था। इसमें क्या किया गया, जो भारत परिषद अधिनियम 1909, अब क्या हो गया कि भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, सभी लोग एकत्रित हो रहे थे और स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेजों से मांग कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। इस कारण से अंग्रेजों ने चाल चलना शुरू कर दिया। चाल ऐसे चलना शुरू कर दिया कि हिंदू को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया, नरम दल को अलग कर दिया, गरम दल को अलग कर दिया, सबको विभाजित कर दिया, दरार डाल दी, जिससे एकता में शक्ति न हो पाए। एक हो जाते तो बहुत जल्दी आजाद करा लेते, इसलिए तुरंत अलग अलग कर दिए, जिससे अलग बटे रहेंगे तो आपस में विद्रोह रहेगा, जिस कारण से अंग्रेज तुरंत आजाद नहीं करेंगे, वो उन पर राज करेंगे। उनका शुरुआत ही से यही बात थी कि फूट डालो राज करो। शुरुआत से यही बात चली आ रही थी। पहले राजाओं को लालच देकर, आश्वासन देकर फूट डालते थे और फिर राज करते थे। और अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके खाई डाल दी, नरम दल गरम दल करके खाई डाल दी, इस तरीके से कि ये एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, इस बात में होकर दिए राज कर, ठीक। परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, आधे गैर सरकारी, मतलब जो विधान परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई, और उसमें 60 कर दी गई। और जो सदस्यों की संख्या 60 करने का अगर बात की जाए तो आधे कितने थे, मतलब 30 थे गैर, 30 जो सदस्य थे वो कैसे सदस्य थे? गैर सरकारी सदस्य थे, वो वैसे नॉमिनेट कर लिए जाते थे। 30 सदस्य ऐसे थे जो गैर सरकारी सदस्य थे, ठीक। तो 30 सदस्य गैर सरकारी सदस्य थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हुआ, लेकिन सीमित मताधिकार कर दिए गए। जो कर देते थे, जो पता है ना, वहां पर भी जो कर देते थे उन्हीं को। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हुआ, लेकिन जो सीमित मताधिकार होते थे, जो टैक्स भरते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार किया गया, वोट देने का अधिकार दिए गए। और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। यहाँ पर वहां पर प्रश्न पूछते थे, कोई जवाब नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ जवाब दिया जाएगा। अब धीमे धीमे जो भी नियम सुधार भारत परिषद अधिनियम आएगा, वहां पर भारत की स्वतंत्रता की ओर बढ़ता जाएगा। एक एक स्टेप, हर बार नियम आएंगे, हर बार लालच देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन भारत के लोग बहुत कम उसे मानेंगे, ठीक। जैसे ही आएगा अगला नियम, उसमें कुछ और सुधार होगा, कुछ और सुधार, फाइनली जाके फिर जाके आखिरकार स्वतंत्र होगा भारत। वह नियम कुछ इस तरह है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, ठीक। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, प्रथम बार अधिकार मुसलमानों को। उस बार जब अधिकार मिला था प्रत्यक्ष निर्वाचन से, उस बार मुसलमानों का नहीं, लेकिन इस बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई और इस बार मुसलमानों को भी अधिकार मिला। प्रथम बार अधिकार मुसलमानों को दिया गया निर्वाचक मंडल में भाग लेने का। प्रथम बार वायसराय की का जो कार्यकारिणी थी, उसमें एक भारतीय को शामिल किया गया। इससे पहले वायसराय, अब वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, वहां पर भारतीयों को नहीं शामिल किया जा रहा था। वहां पर सिर्फ अंग्रेज लोग रहते थे और वो अपने मन से कानून बनाते थे, अपने मन से टैक्स वसूली करते थे। लेकिन जो विद्रोह के कारण थोड़ा थोड़ा सुधार चल रहा था, उसी के चलते प्रथम बार वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, तो कौन शामिल किए गए? सत्येंद्र सत्येंद्र जो थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, उनको शामिल किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम बार वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें किसे शामिल किया गया? प्रथम भारतीय जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारत सचिव के परिषद में दो भारतीय शामिल है, केसी गुप्ता एंड सैयद मुश्ताक, ये गलत लिख गया है, सैयद मुश्ताक बिलग्रामी थे। जो सैयद दुष्यंत बिलग्रामी थे, शामिल किया गया था। भारत सचिव के परिषद में दो लोगों को और एक प्रथम भारतीय थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और मैं पहले बता चुका था कि भारत सचिव के 3 लोगों को शामिल पहले किया गया था, जब 1861 का आया था, उसमें पटियाला के महाराजा थे नरेंद्र देव, ठीक, पहले बता चुका था, तो वो अलग पॉइंट हो गया, ठीक। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे
वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें शामिल किया गया था। किसमें? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट रहे, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको यही से क्वेश्चन मिलते हैं और यहाँ कोई पढ़ता नहीं है, सीधे कब से पढ़ते हैं? 1947 से। तो आधा 50% तो चीजें यहीं से चली जाती हैं। ठीक, पहले 6 से 12 सदस्य किए गए थे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लो। जब पहली बार आया था तब 1858 में 612 किए गए थे, फिर 10 से 16 किए गए थे, कब? 1992 में। अब फिलहाल 60 सदस्य कर दिए गए थे। ठीक, भारत परिषद में, विधान परिषद में। अब एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है जो पूछे गए थे लास्ट एनटीपीसी में। भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कथन सही। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया से भारत पर प्रभुत्व प्राप्त करने स्थापित की। बिल्कुल, ब्रिटिश शासन ने भारत के शासन के लिए अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत पहला कानून बनाया। हाँ, ये भी सही है। यह निम्नलिखित में से प्रशासन में किसी भी लोकप्रिय भागीदारी के बिना पूर्ण शाही नियंत्रण के सिद्धांत द्वारा हावी था। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया था। तो एक पॉइंट और दिया गया था जिसमें दिया गया था कि भारत सचिव का जो पद है उसे भारतीयों को कितने शामिल किया गया था? 4 को शामिल किया गया था, जो गलत था। तो यह सही 3 है, एक गलत था। ठीक, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में कथन सही की पहचान। मिंटो ने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। तो इन इम्पोर्टेंट चीजों को हमने कवर कर लिया और अब चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक, तब तक ये है भारत शासन 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आने का कारण क्या था, ये बात पहले जान लेते हैं। वर्ल्ड वार प्रथम जो 14 से 18 तक चली, 1914 से 18 तक चली, वर्ल्ड वार प्रथम जो था वह चला। लेकिन उसके पहले 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा आया, जिसमें मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। यह घोषणा क्यों की जा रही थी? इस बात के लिए की जा रही थी कि भारत में जो लोग हैं युद्ध करने के लिए हाँ बोल दे। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोग सोच रहे थे कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार होगी और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इस कारण से भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। इसीलिए अंग्रेज यह घोषणा प्रस्तावित कर रहे थे ताकि हमारा साथ दे। लेकिन जो प्रस्ताव किया जा रहा था वो यह बात किया जा रहा था कि जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले और उस पर शासन करे, तो वह जो कमजोर देश होता है उसे हम असंरक्षित महसूस होता है, ऐसा बात कही जा रही थी। अधिराज्य की तरह बात की जा रही थी, स्वतंत्रता की बात नहीं कही जा रही थी। इतना लालच दिया जा रहा था कि आप पूरी तरह से राज्य अंग्रेज करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दुराचार नहीं होगा। बस दुराचार कैसे नहीं होगा? दुराचार होता ही रहेगा। इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेज थोड़ा लालच दे रहे थे कि भारतीय जाकर हाँ बोल दे युद्ध करने के लिए, और जो लोग हैं वो सेना में शामिल युद्ध करें और अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करें। ठीक, जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर लेता है तो उसे उपनिवेश कहा। तो भारत उपनिवेश कहलाता अगर उस तरीके से स्वतंत्र हो जाता, लेकिन इस बात को नकार दिया गया था। इसके खिलाफ नकारने के कारण ही होम रूल आंदोलन चालू किया गया था। ठीक, ये जो होम रूल आंदोलन है इसी के खिलाफ चालू किया गया था। ठीक, अधिराज्य किसे कहते हैं? जो रक्षा विदेश होता है वो अधिराज्य कहलाता है। संरक्षित राज्य हमारा जैसे भारत देश है, ये संरक्षित राज्य कहलाता है। अब पूरी तरह से उस पर अधिकार, देश के सभी मामलों पर जो नियंत्रण होता वो विदेश का होता, जो मजबूत देश है, मतलब इंग्लैंड का होता।
15 अगस्त 1947 को अधिराज्य बना और 26 जनवरी 1950 तक चला था। मतलब नियम कानून सब कुछ वहीं के थे, ठीक। कहाँ के? इंग्लैंड के। और भारत स्वतंत्र हो गया 26 जनवरी 1950। अपना कानून, अपना सब कुछ स्वतंत्र। अब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। होम रूल की अगर बात करें तो होम रूल 1916 में लागू हुआ। होम रूल को लागू किसने किया? 1916 में लागू हुआ। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने लागू किया और इसमें मांग की थी स्टेट ऑफ डोमिनियन, मतलब अधिराज्य की मांग की गई थी। पहले तो सोच रहे थे कुछ तो हो। 1916 तक जो लखनऊ पैक्ट था, लखनऊ समझौता था, यहाँ पे लखनऊ था, ठीक। लखनऊ में नरम दल, मुस्लिम लीग और जो गरम दल थे वो सब एक हो गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 बार एनटीपीसी हुआ और एसएससी सीएचएसएल हुआ। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है कि मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल कब एक हुए। तो ये बात एक हुए थे 1916 को एक हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वाई देश का हो, पीटी नेहरू मतलब ब्रिटिश क्राउन ओथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे, ठीक, कि राजा दूसरे देश का हो। इस बात से बिल्कुल नाखुश थे। 15 अगस्त 1947 को अधिराज्य लागू हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण राज्य मतलब पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई भारत को। आगे की बात चलिए शुरू करते हैं। संप्रभु राज्य 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस से चालू हुआ। संप्रभु मतलब स्वयं का प्रभु हो। कोई भी देश है स्वयं का प्रभु, खुद अपने ही देश के लोग नियम बनाए, अपने ही देश के व्यापार करें, अपनी इच्छा के अनुसार जिए, तो वह स्वयं प्रभु कहलाते हैं, जिसे हम संप्रभु का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता कहते हैं। ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। पूर्ण स्वतंत्रता इसका सही उत्तर था। भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 आया। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भारत सचिव मॉन्टेग्यू था और वायसराय जो था वो चेम्सफोर्ड थे। दोनों मिलकर इस कानून को लाए थे। 1919 में लाए थे और 1921 में लागू हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ? 1921 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1921 में लागू हुआ, ठीक। पहली बात इसमें क्या थी? पहली बात यह थी कि केंद्र में दो सदनात्मक व्यवस्था होगी। दो सदनात्मक, उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन को तब राज्य परिषद कहा जाता था, जिसे हम आज राज्यसभा कहते हैं, ठीक। आज के समय में राज्यसभा कहते हैं 5 साल के लिए। और निम्न सदन, जो निम्न सदन आज केंद्रीय विधानसभा जो कहलाती है, जिसे हम आज के समय में लोकसभा कहते हैं, ठीक। केंद्र में लागू होगी, यह बात कही गई थी। और यह कितने कितने सालों की होगी? ये 5 साल। जो उच्च सदन थी वो 5 साल के लिए, और जो निम्न सदन थी वो 3 साल के लिए लागू हुई। 3 साल के बाद इसके मेंबर परिवर्तित हो जाएंगे और 5 साल के बाद उच्च सदन के मेंबर परिवर्तित हो जाएंगे। राज्य परिषद नाम दिया गया था। 60 सदस्य थे। 60 सदस्यों में अगर बात की जाए तो 26 को मनोनीत किया जाता था। मनोनीत की मतलब कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन है या तो उसकी अच्छी खासी पहुंच, नॉलेज है, तो उनको मनोनीत कर लिया जाता था राज्य परिषद में। और 34 को निर्वाचित किया जाता था वोटों के द्वारा। इसी तरह केंद्रीय विधान सभा की बात की जाए तो 41 लोगों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104 लोगों को क्या किया जाता था? 104 लोगों को निर्वाचित किया जाता था। जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, इसके जनक लियोनस कार्टियस हैं, ठीक। द्विसदनात्मक व्यवस्था के जनक कौन है? लियोनस कार्टियस हैं। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए ये नीचे लिख दिया गया है, ठीक। लियोनस कार्टियस हैं। पहले भाई बहुत मेहनत लगती है, पहले पूरे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इसीलिए करीब 8 से 10 सालों के PYQ एनालिसिस किए जाते हैं उस टॉपिक के। पहले वो टॉपिक तैयार किया जाता है, फिर क्वेश्चन एनालिसिस किया जाता है, ताकि वह पूरी तरह से A to Z हो सके, ठीक।
अब प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। कितने प्रांत थे? 8। 8 प्रांतों के नाम असम, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। संयुक्त प्रांत यूपी। यूपी का जो नाम पड़ा वो 24 जनवरी 1950 से यूपी पड़ा। बॉम्बे, मद्रास, पंजाब 8 संयुक्त प्रांत थे पहले। अब जब भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा उसमें 11 संयुक्त प्रांत हो जाएंगे, मतलब बांट दिया जाएगा अन्य भागों में। ठीक, आगे बात करते हैं प्रांतीय विषय। जो आरक्षित विषय थे, बिजली थे, गैस, इन बातों को आरक्षित किया गया। हस्तांतरित विषय जो थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वशासन, कानून, वायसराय प्लस भारत मंत्री जो थे। तो इस पर अगर आरक्षित विषयों पर अगर कानून बनाया जाता था तो कोई कानून में के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, मतलब वायसराय जो है और उसकी कार्यकारिणी के जो सदस्य होते थे वह कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। लेकिन जो हस्तांतरित विषय होते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वशासन जो होता था उसमें कानून के प्रति उत्तरदायी होते थे। अगर आपको बिल्कुल सही तरीके से याद करना है, देखो आरक्षित जो होते थे वो बिल्कुल एक एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है, अनारक्षित जो है वो भी समझाया गया है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे चलिए शुरू करते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार, मतलब सांप्रदायिक सब धर्मों, जातियों को, सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाने की बात करने लगी। सिख हो गए, ईसाई हो गए, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, ये अपने अपने संप्रदाय का चुनाव, मतलब निर्वाचक कर सकते थे, चुनाव कर सकते थे, मतलब अपने लोगों को एक प्रमुख चुन सकते थे और उनका प्रचार प्रसार कर सकते थे। प्रथम बार महिलाओं को जो मताधिकार की बात की गई, जो महिलाएं टैक्स देती थी वह 1919 में दी गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है चाहे आप जिस एग्जाम में ले लें। प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार, मतलब सीमित मताधिकार, जो महिलाएं टैक्स देती हैं उनकी बात की गई। तो प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार, सीमित मताधिकार, जो महिलाएं टैक्स देती हैं उनकी बात की गई। साक्षर महिलाएं जो टैक्स देती हैं, मजदूरी जो मजदूरी करती हैं, दलित वर्ग की हैं और टैक्स नहीं देती, उनको मतदाता का अधिकार नहीं दिया गया। क्या? मतदाता का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक, ये बात। विश्व में सबसे पहले अगर बात की जाए महिलाओं को अधिकार था वोट डालने का, वो 1893 न्यूजीलैंड महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। भारत में 1919 में एक्ट में लागू हुआ गया था 1921 में। तो भारत में महिलाओं को जो वोट डालने का अधिकार लागू कब हुआ? 1921 में दिया गया। कब से? 1919। अब लोक सेवा आयोग यूपीएससी की अगर बात की जाए तो ली आयोग की रिपोर्ट से 1924 में गठन की गई। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये किस से गठन किया गया? ली आयोग से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल पूछा ही जाता है। 40% भारतीय, 40% ब्रिटिश और 20% जो प्रांत थे उनको पदोन्नति से लोगों को मतलब दिया गया था। ठीक, और ये जो लोक सेवा आयोग था उसका पहले FPSC था, फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम था 1935 तक। यूपीएससी नाम 1950 से पड़ा। तो अगर बात पूछ ही लिया जाता है कि यूपीएससी नाम, यूपीएससी कब से पड़ा, तो 1950 से पड़ा। कब से पड़ा? 1950 से। यूपीएससी का नाम यूपीएससी कब से पड़ा? 1950 से। पहले नाम क्या था? FPSC, फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन। अक्टूबर 1926 को PSC, पब्लिक सर्विस का गठन हुआ। पहले अध्यक्ष थे रास बारकर। अब भारत के जो अध्यक्ष थे एच के कृपलानी थे, स्वतंत्र भारत के पहले। ठीक, किसके? PSC के अध्यक्ष थे। ठीक, पब्लिक सर्विस कमीशन PSC। ठीक, और बीच में एक लिंगटन आयोग आया था 1917 में, जिसमें उच्च सरकारी पद जो होंगे उसमें 25% भारतीय होने चाहिए, ये आया था। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1/3 की बात कही थी। यह 2 बार आए थे लेकिन ये सफल नहीं हुए, क्योंकि भारतीय
पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। भारतीय पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। मॉन्टेग्यू क्योंकि न्यूटन की रिपोर्ट सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ये भारत को थोड़ा थोड़ा लालच हर एक बात पे देते थे और उस पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की बात नहीं कहते थे। ठीक। भारत परिषद के जो वेतन था वो ब्रिटिश से अब जाने लगा। जो भारत परिषद बनाई गई थी, 60 सदस्य थे, उनमें वेतन था वो सब ब्रिटिश के राजस्व से जाने लगा। ठीक। अब भारत सचिव सहायक के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। जो हाई कमिश्नर थे जिसमें राष्ट्रमंडल देश होते थे उसमें 54 देश हैं। अगर बात की जाए हाई कमिश्नर राष्ट्रमंडल देश कितने हैं, 54। और एम्बेसडर जो राजदूत था वो अन्य देशों से किया जाता है। हाई कमिश्नर 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई कि 10 वर्षों के बाद एक वैधानिक आयोग गठन किया जाएगा और भारत के लिए बहुत सहयोगकारी होगा। यह वैधानिक आयोग भारत के लिए लाभकारी होगा। इस आयोग का जो गठन था उसका विरोध करने के लिए 1928 में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1920 को, जिन्ना रिपोर्ट 14 अगस्त 1920 को। गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए 3 हुए हैं, 1930, 1931, 1932। 30, 31, 32 में हुए। एक व्हाइट पेपर जारी किया गया था। इन तीनों की चर्चा सम्मेलन में अम्बेडकर जी शामिल हुए थे। ठीक। गांधी जी ने एक गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बारे में हम कल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और इस तरह के पीडीएफ याद करने के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो।